कि इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं, ये कितने तरह के सबसे पहले अपन समझेंगे कि इन तीनों में फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वाटर का कन्वर्जन वेपर में हुआ, तो क्या है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है। हेलो एवरीवन, इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप पहला ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो उतना समझ में ना आए, लेकिन अगर आप दोनों वीडियो पहले वाले देख लेते हो तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपने वो पहले वीडियो देख चुके हैं तो उसमें मैंने आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। तो देखो इसमें लिखा है इक्विलिब्रियम मेनली 3 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, और नंबर 3 पे आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद में एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, अगर फिजिकल प्रोसेस कहीं पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले लिखा क्या है उसको पहले पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज अ चेंज इन फेस और एलोट्रोपिक चेंज इट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर कहीं पे फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या कहीं पे एलोट्रोपिक चेंज हुआ है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आइस है, और सॉलिड से आपने लिक्विड बनाया, फॉर एग्जाम्पल आइस से आपने वाटर बनाया। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। और इस फिजिकल चेंज में अगर आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड है, लिक्विड में हम लोग आसान एग्जांपल वही वाटर मान लेते हैं, वाटर है। ठीक है, लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है वेपर में। ठीक है, गैस में हो रहा है या वेपर बोले। ठीक है, वाटर का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है। ठीक है, यहां पे अगर गैस लिखें तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो वाटर का कन्वर्जन वेपर में हुआ, तो क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। इस फिजिकल चेंज में जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल चेंज अगर कहीं पे हो रहा है और वहां पे जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक मैंने बात अभी आपको और बताई थी कि अगर एलोट्रोपिक चेंज हो रहा है तो वहां पे भी फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एलोट्रोपिक चेंज में देखिए एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स 3 होते हैं, मालूम है हमें। एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक फ्लोरीन होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉप फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉप हम ले लेते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट का कन्वर्जन होता है डायमंड में, ठीक है, और यहां पे कोई इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है तो उसको अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में नंबर 1 अगर फेजेस में चेंज हो रहा है और अगर एलोट्रोपिक फॉर्म्स में चेंज हो रहा है और वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल है यार। देखो अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 3:1:3 के रेशियो में मिलाया, देन वी गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल में, फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। फर्क क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। फॉर एग्जांपल हमने अमोनिया को वाटर में मिलाया। अमोनिया को वाटर में जब मिलाते हैं तो वाटर का जो H पॉजिटिव है वो अमोनिया के पास चला जाता है और ये बना लेता है NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव ये बना लेता है। ठीक है, और
OH माइनस हमें मिलता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखिए दो आयंस इन्वॉल्व हैं, एक अमोनियम आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है जो निगेटिवली चार्ज है। तो इस केमिकल रिएक्शंस में आयन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल और आयनिक दोनों अलग अलग नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। फर्क इतना है कि इस इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व हैं। तो अभी तक हमने जान लिया कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम लोग वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल लिया है वो हमने लिया है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का। इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपके एक एक चीज समझ में आएगी। अगर आप बीच में चले जाओगे तो आपके चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का अपन पहला एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखिए यहां पे आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। इसको बोलते क्या है, इसको अपन बोलते हैं थर्मस। क्या बोलते हैं? थर्मस। थर्मस। इसमें क्या होता है भाई, पानी अगर आपने ठंडा रखा है तो गर्म नहीं होता है, चाय अगर आपने गर्म रखी है तो वो ठंडी नहीं होती है। मतलब इसमें जो हीट होता है वो जीरो रहता है। हीट जीरो का मतलब क्या है कि ना तो हीट इसके अंदर आएगी ना इसके अंदर से कहीं बाहर जाएगी। जितना टेम्परेचर आपने इसके अंदर रखा है, जितना टेम्परेचर आपने इसके अंदर मेंटेन किया है, उतना ही टेम्परेचर इसके अंदर रहेगा। चलो यहां पे हम लोग समझ लेते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो सकता है। इसके लिए अपन सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं H2O का। तो H2O को सॉलिड में लेंगे, यानी कि आइस लेंगे हम लोग, ठीक है, और H2O को ही लिक्विड में लेंगे, दैट इज क्या लेंगे हम लोग, वाटर लेंगे। अब इसके बीच में हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम किस तरह से स्टेब्लिश हो सकता है। देखिए ये आपके सामने थर्मस बनी हुई है, ठीक है, थर्मस है ये आपके सामने बनी हुई। अभी यहां पे हम लोग देख लेते हैं, थर्मस है ये, ठीक है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने सबसे पहले पानी लिया, पानी का टेम्परेचर हमने मेंटेन कितना किया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए। आइस क्यूब्स किस में डाल दिए भाई, इस थर्मस के अंदर डाल दिए। थर्मस के अंदर जब आइस क्यूब्स डाल दिए तो हमें क्या लगेगा कि जितना बर्फ हमने इसमें डाला है वो सब का सब पिघल जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। जब कुछ देर के बाद इसको चेक किया गया तो इसमें यह पाया गया कि जो आइस का अमाउंट था और जो वाटर का अमाउंट था वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। जितना आइस लिया था, जितना वाटर लिया था, उतने का उतना ही है, चेंज नहीं हुआ। तो चेंज ना होने के पीछे रीजन क्या है? क्या एक्चुअली में इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है या कोई एक्टिविटी चल रही है? तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जब आपने आइस के कुछ क्यूब्स वाटर के अंदर डाले, थर्मस में डाले, थर्मस में वाटर पहले से था जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री आपने मेंटेन किया था। और एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है? वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? आइस का, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सप्लेनेशन की। तो क्या हुआ इसके अंदर, जैसे आपने बर्फ के कुछ टुकड़े इस थर्मस के अंदर डाले तो हुआ क्या कि कुछ मॉलिक्यूल आइस के, कुछ मॉलिक्यूल, ये आइस है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल आइस के किस में चले गए? वाटर में चले गए, ठीक है। और एट द सेम टाइम कुछ मॉलिक्यूल जो वाटर था यहां पे वो आइस में चले गए। और इन दोनों प्रोसेस की जो रेट थी वो इक्वल थी, दैट इज बर्फ से पानी बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और पानी से बर्फ बनना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। इन दोनों प्रोसेस की रेट सेम थी। मतलब हम ऐसे अगर समझे कि 10 मॉलिक्यूल अगर बर्फ से पानी में आ रहे हैं, एट द सेम टाइम 10 मॉलिक्यूल पानी से बर्फ में जा रहे हैं, तो रेट सेम हो जाने की वजह से हुआ क्या कि जो आइस का अमाउंट था और जो वाटर का अमाउंट था उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो जितना पहले था उतना बाद में है। इसीलिए हमको ऐसा लगा कि यार अमाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है नेचर में। इस इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश हो जाता है तो वहां पे रेट बराबर होना ही होना है।
ये हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुके हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद एट इक्विलिब्रियम तो हम लिख क्या सकते हैं? देखिए, हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम क्या था? रेट ऑफ फ्रीजिंग। फ्रीज कौन होता है? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये किसके इक्वल थी? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये किसके इक्वल थी? रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ तो दोनों प्रोसेस की रेट इक्वल हो गई। ठीक है, या हम इसको वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जब दोनों प्रोसेस की रेट इक्वल हो गई तब वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद वहां पे कोई चेंजेस अमाउंट में नहीं देखने को मिले। तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का वन ऑफ द एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहां पे पढ़ेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में फिर से वही आसान एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर का। वाटर लिक्विड में लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे H2O लिक्विड में लेंगे तो उसको वाटर बोलेंगे, और अगर H2O को गैसियस फेज में लेंगे तो उसको वेपर बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होगा उसको देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने बीकर बना हुआ है, ठीक है, जिसका यूज आप लैब में करते हो। इसमें वाटर ले लिया, ठीक है, इसमें वाटर ले लिया। ठीक, वाटर लेने के बाद हमने क्या किया? इसको ढक दिया। ठीक है, इस पे ढक्कन लगा दिया, और एक काम और किया, और दूसरा काम क्या किया उसको देखिए बताते हैं। दूसरा काम आपने ये किया था, और दूसरा काम आपने क्या किया कि पानी का जो लेवल था उसको आपने मार्क कर लिया, उस पर आपने एक निशान लगा लिया कि कहां तक हमने वाटर लिया है। अब थोड़ी देर के बाद आप उस कंटेनर को देखने गए जिसमें आपने वाटर रखा था, तो आपने देखा यार वाटर का जो लेवल था यार वो थोड़ा सा कम हुआ है। पहले यहां पे था, अब ये यहां पे आ गया। तो यहां से यहां क्यों वाटर का लेवल कम हुआ? ठीक है, उसको भी बताएंगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर से इसको देखा गया, तो अब ये देखा गया कि वाटर का लेवल जितना कम हुआ था उतना कम हो गया है, अब ज्यादा कम नहीं हुआ, मतलब अब कांस्टेंट हो गया। पहले कम हुआ था, यहां से यहां आया, और आने के बाद यहां पे कांस्टेंट हो गया। तो इस सब के पीछे चल क्या रहा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब आपने वाटर इस कंटेनर में डाला था तो धीरे धीरे इसमें हुआ क्या? एवोपरेशन स्टार्ट हो गया। एवोपरेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं एवोपरेशन। तो यहां पे एवोपरेशन का प्रोसेस होने लगा, और एक एक करके मॉलिक्यूल लिक्विड छोड़ के वेपर फेज में जाने लगे। तो जिससे हुआ क्या कि वेपर फेज में जो पॉपुलेशन थी पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा हो गई। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने से हुआ क्या कि जो पार्टिकल्स थे वो आपस में टकराने लगे। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आपस में टकराएंगे पार्टिकल। टकराने के बाद क्या हुआ? देखिए, टकराने के बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। टकराने के बाद ये वापस पानी में गिरने लगे। जो पार्टिकल वेपर फेज में घूम फिर रहे थे वो कहां को गिरने लगे? वो कहां को आने लगे? वो लिक्विड में वापस आने लगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था? पहले एवोपरेशन हो रहा था। तो अब जो वाटर का अमाउंट यार कम हुआ था ना, वो इस वजह से कम हुआ था क्योंकि वहां पे एवोपरेशन होने लगा था। और बाद में क्यों कांस्टेंट होने लगा? क्योंकि एक टाइम ऐसा आया कि रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, और जब बराबर हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे वेपर फेज और लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इसको कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium rate of evaporation of water ये इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गई? रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर।
ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों प्रोसेस की रेट इक्वल हो गई, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। देखिए सॉलिड से वेपर में डायरेक्टली चेंज होना, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कुछ ही सब्सटेंसेस हैं जो शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड CO2, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, फॉर एग्जाम्पल नैप्थलीन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से हम कोई एक एग्जाम्पल इसके लिए यूज करेंगे। तो यहां पे जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं आयोडीन का, ठीक है। तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में लेंगे और आयोडीन गैसियस फेज यानी कि वेपर फेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, ये देखिए आपके सामने एक ये डायग्राम मैंने बनाया है, डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक वॉच ग्लास आप देख रहे हो, वॉच ग्लास है और यहां पे आयोडीन रखी हुई है, ठीक है। आयोडीन रखी हुई है और नीचे से इसको हीट किया जा रहा है। ऊपर फनेल एक रख दिया है जिसमें कॉटन वूल लगा दिया है जिससे कि वेपर एक्सपोज ना हो पाए एटमॉस्फेयर में। तो थोड़ी ही देर के बाद, अब हीट करने के बाद आप देखोगे कि ये जो फनेल है वो वायलेट कलर की वेपर से भर चुकी है, वायलेट कलर्स की वेपर से भर चुकी है। और थोड़ी ही देर के बाद आप नोटिस करोगे कि इन वेपर्स की जो इंटेंसिटी है वो अब कांस्टेंट हो गई, वो ना तो कम हो रही है और ना ज्यादा हो रही है। तो हुआ क्या, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? देखिए कांस्टेंट होने का एक सीधा सा मतलब है जो आपको भी अब समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड आयोडीन जब हमने ली थी तो उसका एक एक पार्टिकल करके वेपर फेज में जाने लगा। जब वेपर फेज में आयोडीन पार्टिकल्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो एक एक करके पार्टिकल कोलाइड करने लगा और वापस सॉलिड आयोडीन में जाने लगा। जब इन दोनों प्रोसेस की रेट बराबर हो गई तब वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने के बाद वॉयलेट कलर की वेपर की जो इंटेंसिटी थी वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किसका हो रहा है? सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन ही हमने लिया है। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन किसके इक्वल हो गया? रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स। आयोडीन वेपर्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था, इन दोनों की रेट इक्वल हो गई, तभी वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो अभी तक हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारे पास। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास सॉलिड और सॉल्यूट सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसको समझ लेते हैं। देखिए आपने अपने घर पे शरबत तो बनाया होगा, ठीक है। शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं? ग्लास लेते हैं, ग्लास में चीनी डालते हैं। आपने पहले 1 चम्मच चीनी उसमें डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, 3 चम्मच डाली, लेकिन एक टाइम यार ऐसा भी आएगा कि जब आप चीनी डालोगे तो वो बॉटम में यहां पे पड़ी रहेगी, अब वो नहीं घुलेगी, ठीक है। आप जितना भी उसको चला लो अब वो नहीं घुलने वाली, ठीक। तो हमें क्या लगेगा कि वो जो चीनी नीचे पड़ी हुई है और जो सॉल्यूशन में चीनी घुली हुई है उसके बीच में क्या कुछ नहीं हो रहा है या कुछ चल रहा है उसके बीच में? तो यार उसके बीच में भी एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस लगातार चल रहा है, उसी को डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है सॉलिड शुगर का, सॉलिड शुगर और शुगर इन सॉल्यूशन, शुगर इन सॉल्यूशन। तो सॉलिड शुगर जो नीचे बॉटम में पड़ी हुई है और जो शुगर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है यार? वही सिंपल सा प्रोसेस है कि जो सॉलिड आयोडीन है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगते हैं, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और जो शुगर सॉल्यूशन में ऑलरेडी घुली हुई है वो क्रिस्टलाइज होके सॉलिड शुगर में चिपकती रहती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस की रेट इक्वल हो जाती है, तब जाके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है इन दोनों के बीच में। समझ में आ गया? तो इसको लिख लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ एट इक्विलिब्रियम तो दोनों प्रोसेस की रेट बराबर हो गई। रेट ऑफ क्या लिखेंगे इसको? रेट ऑफ डिसोल्यूशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन, किसका डिसोल्यूशन हो रहा है? ऑफ सॉलिड शुगर। और ये इक्वल किसके हो गया? रेट ऑफ
crystallization, rate of crystallization of sugar in solution या sugar from solution, जो सॉल्यूशन में शुगर डिसॉल्व हो रखी थी उसका क्रिस्टलाइजेशन होने लगा, तब जाके सॉलिड शुगर और सॉल्यूशन जो शुगर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अगला एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। अगला एग्जांपल फिजिकल इक्विलिब्रियम का है हमारे पास, गैस एंड गैस सॉल्यूशन। गैस और गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक मैंने पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं एक कोल्ड ड्रिंक है और इसके ऊपर कुछ खाली जगह छूटी हुई है। तो भाई इस खाली जगह में है क्या? इस खाली जगह में गैस है, और इस लिक्विड के अंदर भी क्या है? इस लिक्विड में सिर्फ लिक्विड नहीं है, लिक्विड प्लस गैस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यार इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता। बॉटल सामने रखी हुई है, हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक एक्टिविटी इसके अंदर बराबर चलती रहती है। क्या एक्टिविटी होती है कि कुछ पार्टिकल गैस के इस लिक्विड में जाते हैं, इस लिक्विड में जा रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल गैस के किस में जा रहे हैं? इस लिक्विड में जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम कुछ पार्टिकल गैस के सॉल्यूशन में से निकल के इस फेज में जा रहे हैं, गैसियस फेज में जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया यार, वो एग्जाम्पल जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि दोनों प्रोसेस की रेट बराबर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला यहां तक देखिए, यहां तक हम लोगों ने फिजिकल इक्विलिब्रियम के पांचों एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कब आया? देखिए, ये जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया ना, गैस एंड गैस सॉल्यूशन, इसकी स्टडी करी थी हेनरी ने, और हेनरी ने इस चीज को स्टडी करने के बाद अपना एक लॉ दिया। ठीक है, लॉ क्या था? लॉ यार बहुत सिंपल है। लॉ ये कहता है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब क्या है? पहले हम ये बताएं आपको कि m का मतलब क्या है। देखो, m का यार मतलब होता है मास ऑफ गैस, गैस का मास। ठीक है, और p का मतलब क्या होता है? p का मतलब होता है प्रेशर जो आप सॉल्यूशन के ऊपर लगा रहे हो, प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यार? देखो, एक कंटेनर है, यहां पे कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड आपने ले लिया है। ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हो? गैस की फिलिंग कर रहे हो, गैस मिला रहे हो उसमें। तो गैस कितनी मिलेगी ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उसको कितने प्रेशर के साथ मिला रहे हो। अगर आप ज्यादा प्रेशर मिलाओगे, ज्यादा प्रेशर के साथ गैस को मिलाओगे, तो गैस का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप कम प्रेशर के साथ मिलाते हो तो गैस का जो अमाउंट है वो कम डिसॉल्व होगा उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो हेनरी लॉ ये कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द mass of the gas dissolved in a particular amount of solvent is directly proportional to the pressure over the solution। जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा कि गैस को फिल करोगे, गैस का उतना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उस सॉल्यूशन के अंदर घुलता चला जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा। यह हेनरी लॉ। हेनरी लॉ को आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट से पूछ भी सकते हैं।